Welcome students. Today I am going to introduce insolvency accounting. When insolvency accounting is prepared or presented with missing information or incomplete information. आज हम आपके सामने में इस तरह का टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें कि इंसॉल्वेंसी अकाउंटिंग हमने बना दिया, लेकिन बनाने के बाद पता चला कि उसमें कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। इसका मतलब इस कंडीशन में हमारा इंसॉल्वेंसी अकाउंटिंग को करेक्ट करने का क्या प्रोसेस होगा, इसी की विस्तार से जानकारी हम इस वीडियो में देंगे। सबसे पहले आखिर इस तरह का इंफॉर्मेशन या मिसिंग इंफॉर्मेशन होने का क्या कारण है, अगर ये हो जाता है तो इससे रिलेटेड रूल्स क्या हैं, फिर इसके बाद अकाउंटिंग स्टेप्स क्या होगा, और अंत में एक एग्जाम्पल क्वेश्चन से हम इसको सॉल्व करके आपके सामने में प्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह की स्थिति होती क्या है, क्यों है? तो इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो कोई भी आदमी अगर गलती हो जाती है तो उसको जल्दी से स्वीकार नहीं करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है, वो दूसरी तीसरी चौथी गलती दिखलाना शुरू कर देता है। दूसरी बात, वास्तव में सचमुच में इस तरह की परिस्थिति हो गई होगी, कोई लेन देन लिखने से छूट गया होगा। दोनों स्थितियां हैं। इन्हीं कारणों से इस स्पेशल स्टेज में, इस विशेष परिस्थिति में कुछ विशेष नियम बतलाए गए हैं। उन नियमों में पहला पॉइंट है हमारा इंटरेस्ट या रूल, स्पेशल रूल related to insolvency accounting in case insolvency accounting prepared and there is missing item, कुछ बातें छूट गई हैं और हमने अकाउंटिंग प्रेजेंट कर दिया। तो सबसे पहला रूल है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से। तो ये याद रखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओनर्स का राइट बनता है और ओनर्स अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने के लिए इसको न जाने कितना टाइम्स बढ़ा सकता है, अगर वो देख रहा है कि वास्तविकता में हम इंसॉल्वेंट नहीं हो गए, हमारी चोरी पकड़ी गई। इस कारण से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मिसिंग आइटम है तो क्लियर कट बोला गया है, नो अकाउंटिंग इफेक्ट, नो इफेक्ट on accounting in case of interest on capital is missing item। याद रखना है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शो करना है तो पहली बार नहीं शो करना है, वो जस्टिफाइड है कि नहीं, वो तो वेरिफिकेशन की बात है, बात की बात है। अगर छूट गया है तो फिर से दोबारा इसको लिखने का कोई राइट या अधिकार नहीं है। नंबर 2, मिसिंग एसेट्स है। क्या अगर कोई भी एसेट्स मिसिंग है तो जैसा कि आप जानते हैं डबल एंट्री सिस्टम के रूल में डबल एंट्री होनी चाहिए, और इस कारण से अगर मिसिंग आइटम्स रिलेटेड टू एसेट्स है तो इसका दोहरा प्रभाव पड़ेगा। पहला इफेक्ट कहां पड़ेगा, तो ऐड और रिकॉर्ड विथ रिलेटेड लिस्ट ऑफ एसेट्स। एंड नंबर 2, दूसरा इफेक्ट जो होगा, एसेट्स छूट गया, अब एसेट्स को हम लिख रहे हैं तो एसेट्स को बढ़ा रहे हैं, तो एसेट्स इज गेन फॉर बिजनेस, दैट्स व्हाई रिकॉर्डेड इन गेन साइड और प्रॉफिट नेचर आइटम इन डिफिशिएंसी अकाउंट। तो इक्वल टू गेन फॉर बिजनेस, गेन एंड रिकॉर्डेड इन deficiency account with profit nature item।
प्रॉफिट नेचर आइटम के साथ में या उसी के साइड में लिखना है। जस्ट अपोजिट, अगर हमारा मिसिंग आइटम मिसिंग लायबिलिटीज है तो फिर इसका भी डबल इफेक्ट आएगा। एक तो पहला इफेक्ट तो आएगा ऐड और रिकॉर्ड विथ रिलेटेड आइटम ऑफ लिस्ट ऑफ लायबिलिटीज, ऐड और रिकॉर्ड विथ रिलेटेड लिस्ट ऑफ लिएबिलिटीज। और ये जो है हमारा, ये फिर से लिखने का मतलब इंक्रीजिंग लायबिलिटीज है, और increase in liability equal to loss, and loss recorded as recorded in deficiency account, loss side, loss के साइड में इसको रिकॉर्ड कर देना। नेक्स्ट, capital and drawings both are not याद रखना है, जब दोनों नहीं दिया गया है इस कंडीशन में बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस टोटल ग्रॉस वैल्यू या टोटल और ग्रॉस वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, इस तरीके का हम डिफरेंस निकालेंगे। मोस्टली पॉजिटिव रिजल्ट आएगा इक्वल टू कैपिटल, निगेटिव रिजल्ट अगर आता है तो इक्वल टू ड्रॉइंग्स। और इसको हम फ्रेश अकाउंटिंग प्रोसेस में निश्चित जगह पर लिखेंगे। डेफिशिएंसी अकाउंट में कैपिटल लिखा जाता है लेफ्ट हैंड साइड में, ड्राइंग्स आने से राइट हैंड साइड में लिखेंगे। इस तरह से इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब अगला स्टेप जो हमारा होगा, ये जानकारी इस वीडियो में कि आखिर स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होगा, इन बातों को, इन नियमों को ध्यान में रख करके हम किस प्रोसेस से, स्टेप से अकाउंटिंग को मेंटेन करेंगे। अब हम आपके सामने में इसकी जानकारी देंगे। याद रखना है, चूंकि क्वेश्चन जो हमने बना दिया या ऑलरेडी अकाउंटिंग जो हमने बना दिया ऑन द बेसिस ऑफ मिसिंग और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, तो अब उसको शामिल करते हुए हम कैसे अकाउंटिंग प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। चूंकि जो पास्ट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दिया जाता है फॉर्मेट में नहीं दिया जाता है, इस कारण से दिए गए स्टेटमेंट फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन है हम उससे सबसे पहले ओल्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में क्लियरली रहता है, बस फॉर्मेट में लिख देना है। एंड देन लिस्ट ऑफ लायबिलिटीज बनाएंगे। इसमें पास्ट वैल्यू लिखेंगे, पास्ट लायबिलिटी वैल्यू, और उसी में प्लस करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे, लिखेंगे मिसिंग लायबिलिटीज, रिलेटेड लिस्ट में लायबिलिटी विथ रिलेटेड लिस्ट। और इसके पश्चात नेक्स्ट स्टेप में हमारा आ जाएगा रिवाइज्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। जब हम इसे जान गए तो फ्रेश हम रिवाइज्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। And at last, deficiency account prepared. इस तरीके से हमारा अकाउंटिंग स्टेप क्लियर हो जाता है। Now I am going to solve an example question related to insolvency accounting when accounting prepared with missing information or incomplete information। हम उन परिस्थिति में
इंसॉल्वेंसी अकाउंटिंग बनाने जा रहे हैं, जबकि ऑलरेडी हम अकाउंटिंग बनाए, लेकिन उसके बाद पता चला कि वहां पर कुछ गलतियां थी, कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन था, अधूरी जानकारी थी, और इसके बावजूद भी हमने अकाउंटिंग बना लिया। बाद में पता चला कि ये सब पॉइंट मिसिंग है। तो इस कंडीशन में हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, उसकी पूरी प्रक्रिया और सॉल्यूशन आपके सामने में प्रेजेंट कर रहे हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने में, assets of a merchant on 31st March 2020 shown by his books were rupees 56,000 and liabilities rupees 44,000. He filled his insolvency petition and estimated his deficiency amounting rupees 30,000. Before making following items, यही आइटम्स छूटे रह गए हैं और इसको बिना ध्यान में रखते हुए हमने अकाउंटिंग बनाई, और बनाने पर हमारा डेफिशिएंसी अमाउंट आ गया रुपीज 30,000। Point number one of missing item is loan from friend rupees 1,000, wife loan rupees 500, bills discounted rupees 10,000, out of which bad and dishonor amounting rupees 2,500. Amount due for wages, salaries, rent and taxes rupees 300, 700, 500 respectively. Last point of missing information is interest on capital at the rate of 6% per annum for 2 years. तो एक पॉइंट पर हम आपको बतलाया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मिसिंग है तो उसकी कोई अकाउंटिंग इफेक्ट नहीं होगी। साथ ही साथ हम आपको बतलाया जब इस परिस्थिति में क्वेश्चंस दिए जाते हैं, इस कंडीशन में क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो सबसे पहले चूंकि फॉर्मेट में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो बनाया गया है वो नहीं दिया गया है, इसी कारण से हम सबसे पहले ओल्ड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रेजेंट करेंगे फॉर्मेट में। और जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पर हमारा एसेट्स का वैल्यू है 56,000 और लायबिलिटीज का वैल्यू है 44,000 और लिस्ट एच का वैल्यू दिया गया है 30,000। नो अदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर गिवन, और चूंकि लिस्ट एच दे दिया है 30,000 और हमारा टोटल ऑफ लायबिलिटीज है 44,000, नेचुरली टोटल ऑफ एसेट्स भी 44,000 होना चाहिए। इसका मतलब जो 56,000 ऑफ एसेट्स है दैट इज बुक वैल्यू and realized value of assets will be rupees 14,000, 30,000 and 14,000 टोटल आ गया हमारा 44,000। लिस्ट एच डेफिशिएंसी जो प्रेजेंट किया 30,000 वो तो फिक्स है, इसी कारण से रियलाइज्ड वैल्यू में ही एसेट्स का फर्क पड़ेगा। इसके बाद सेकंड स्टेप में हम आपको बताया लिस्ट ऑफ लायबिलिटीज बनाना है, तो लिस्ट ऑफ लायबिलिटीज बनाने जा रहे हैं फ्रेश। इसमें पास्ट वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज को हम प्रेजेंट करेंगे सबसे पहले बैलेंस बीडी के नाम से। तो पास्ट वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज हमारा ग्रॉस वैल्यू 44,000 है और एक्सपेक्टेड 44,000 है। इसके अलावा कोई भी लायबिलिटीज पहले से नहीं है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लोन फ्रॉम फ्रेंड है रुपीज 1,000, दैट इज आल्सो लिस्ट ए लायबिलिटीज, ग्रॉस और एक्सपेक्टेड दोनों में जाएगा, कोई डिफरेंस। वाइफ लोन की बात करें तो 500 रुपीज से है और जैसा कि देख रहे हैं जस्ट वाइफ लोन है, क्लियरली मेंशन नहीं है कि वाइफ ने किस अमाउंट से पैसा लोन दिया है। जब तक कि क्लियरली मेंशन नहीं हो स्त्री धन या फ्रॉम फादर्स रिसोर्सेज हम उसे लायबिलिटीज नहीं मानते हैं, इसी कारण से इसे हम किसी लिस्ट ऑफ लायबिलिटीज में शामिल नहीं करेंगे। इसके बाद है बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड 10,000 का, जिसमें से बैड एंड डिसऑनर 2,500, जो बैड एंड डिसऑनर दैट इज ओनली लायबिलिटी अमाउंट, दैट्स व्हाई रिकॉर्डेड इन एक्सपेक्टेड वैल्यू रुपीस 2,500, जबकि ग्रॉस वैल्यू हमारा 10,000। आउटस्टैंडिंग वेजेस, सैलरीज, रेंट एंड टैक्सेस टोटल अमाउंट है 7, 3, 10, 5, 15 1500, जो कि मंथ नहीं मेंशन है, नंबर ऑफ एम्प्लॉई और वर्कर मेंशन नहीं है, इसका मतलब रूल अप्लाई नहीं हो सकता है। तो वेजेस, सैलरीज, रेंट ये सब के बारे में जो डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है तो सभी लिस्ट डी की लायबिलिटीज मानेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 इयर्स का आता है, जबकि कैपिटल अमाउंट कितना है तो 56,000 माइनस 44,000 मतलब आ गया 12,000। तो 12,000 का 6% से 740 पर ईयर, 2 इयर्स का हो गया 1440। लेकिन ये मिसिंग इंफॉर्मेशन है इसलिए इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होगी, किसी लिस्ट ऑफ लायबिलिटीज में नेट नहीं दिया जाएगा। जब इस तरीके से हम लिस्ट ऑफ लायबिलिटीज बना लिए तो उसकी टोटलिंग कर देंगे, तो ग्रॉस अमाउंट ऑफ टोटल लायबिलिटीज हो गया 55,500, एक्सपेक्टेड रैंक हो गया 47,500। नेक्स्ट लिस्ट डी बीसी तो है नहीं। इसके पश्चात इस इंफॉर्मेशन पर हम अकाउंटिंग बनाएंगे रिवाइज्ड और न्यू स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। लिस्ट ए का ग्रॉस अमाउंट है हमारा 55,500, एक्सपेक्टेड है 47,000। बी और सी तो अभी भी नहीं है। डी का अमाउंट आ गया 1,500, जिससे कि हम एज पर कॉन्ट्रैक्ट नाम से लिखते हैं। ग्रॉस लायबिलिटीज में
टोटल अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज 55,500 और यहाँ पर ग्रॉस एक्सपेक्टेड दोनों 1500 है हमने दिखलाया है। अब एसेट साइड में लिस्ट ही है एज पर प्रीवियस इंफॉर्मेशन 56,000 40,000 में कोई चेंज नहीं है। एफ जी तो है नहीं। नेक्स्ट लिस्ट बी है एसेंशियल क्रेडिटर्स एज पर कॉन्ट्रैक्ट्स को माइनस करेंगे हम। लिस्ट बी में कोई सरप्लस है नहीं इसलिए सरप्लस आएगा नहीं, तो माइनस करने पर जो रिजल्ट आया फिर 12,500 आया। इसके बाद हमारा डिफरेंस निकालेंगे टोटल ऑफ लायबिलिटीज से एसेट्स का, तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी आ गया हमारा 35,000। इसके बाद हम डेफिशिएंसी अकाउंट का क्लास प्रिपेयर करेंगे। डेफिशिएंसी अकाउंट में लिस्ट एच वैल्यू 35,000 को पहले प्रेजेंट करेंगे। फिर कैपिटल अमाउंट हम जानते हैं बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड ग्रॉस लायबिलिटी अमाउंट, डिफरेंस को हम कैपिटल मानेंगे अगर पॉजिटिव रिजल्ट है, और अगर एसेट्स वैल्यू कम है नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है तो हमारा ड्राइंग्स हो जाता है, तो ड्राइंग्स के साइड में लिखते हैं। यहाँ पर तो 56,000 हमारा बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स है और ग्रॉस लायबिलिटी है 44,000। पास्ट वैल्यू कैपिटल मींस स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ओपनिंग वैल्यू ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज आर बेसिस फॉर कैलकुलेटिंग कैपिटल अमाउंट, इस बात को याद रखना है। तो हमारा 12,000 कैपिटल अमाउंट आ गया। अब एसेट्स का डेप्रिसिएशन लॉस है जो कि हम देख रहे हैं यहाँ 42,000 है। 56,000 में रियलाइज वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू 14,000, 42,000 हमारा लॉस है डेप्रिसिएशन है। फिर इंक्रीज इन लायबिलिटीज, अब लायबिलिटीज में हम देख रहे हैं 1,000 ये अमाउंट है इंक्रीज इन लायबिलिटीज जो पहले से नहीं है रिकॉर्डेड। 2,500 ये है पहले से भी रिकॉर्डेड है। 4,500 हो गया। अब 1,500 ये पहले से रिकॉर्डेड नहीं है। इंक्रीज इन लायबिलिटीज टोटल 5,000 अमाउंट है, तो 5,000 अमाउंट को लॉस के रूप में दिखाएंगे। इससे हमारा टोटल ऑफ लायबिलिटीज यानी प्रॉफिट और लॉस में आइटम का टोटलिंग अमाउंट एफिशिएंसी अकाउंट का दूसरे शब्दों में टोटल हमेशा इक्वल आ जाता है। अगर हमने सही बनाया क्वेश्चन सही है तो यहाँ पर भी हमारा टोटल टैली करेगा, इसका मतलब हमने भी सही बनाया और क्वेश्चन भी हमारा सही था। इन सभी जानकारी के पश्चात नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा वो प्रॉब्लम क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंसॉल्वेंसी अकाउंटिंग। इनका जितने भी हम अकाउंटिंग बताएं उसमें कुछ समस्याएं हैं, कुछ समस्या का पॉइंट्स है, जैसे वाइफ लोन्स से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है और भी कुछ समस्याएं आती है, या एसेट्स का वैल्यू कभी कभी ज्यादा हो जाता है और लायबिलिटीज का वैल्यू कम हो जाता है। जब एसेट्स का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा लायबिलिटीज का वैल्यू कम हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा लिस्ट आ जाएगा लायबिलिटी साइड, और वो लिस्ट एक सरप्लस के नाम से जाना जाएगा। और सरप्लस फिर हमारा यहाँ पर डेफिशिएंसी हम देख रहे हैं लिस्ट यहाँ पे लिखा जाता है सरप्लस आने से तो फिर साइड में जाएगा, ये हमारा डेफिशिएंसी है और सरप्लस आएगा इस साइड में जाएगा। इस तरीके से कुछ पॉइंट्स है, स्पेशल पॉइंट्स है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम क्वेश्चंस को लेकर के हम आगे वीडियो में आपको उसकी जानकारी प्रेजेंट करेंगे। हमें उम्मीद है आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए, जैसा कि हम देख रहे हैं अपने एनालिटिक्स में, तो लगभग 50% व्यूअर्स ऐसे हैं जो हमारे वीडियो में नए जुड़े हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। अतः रिक्वेस्ट है उनसे जरूर वे आवश्यक रूप से हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।